हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभी अपना फर्स्ट पेपर का पहला अध्याय चल रहा है, तो आज मैं उसी से संबंधित आपके लिए एक और लेक्चर लाया हूँ, जिसमें आज आप जानेंगे समाजशास्त्र और भूगोल के संबंध में अंतर, दूसरा समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र के संबंध में अंतर, और तीसरा इसमें रहेगा सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस प्रकार फिर आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं समाजशास्त्र और भूगोल में संबंध एवं अंतर के बारे में। समाजशास्त्र और भूगोल पूरी तरह दो अलग अलग विषय नज़र आते हैं, परंतु इन दोनों में घनिष्ठ संबंध है। भौगोलिक पर्यावरण का सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार भौगोलिक पर्यावरण में वे दशाएं आती है जो प्रकृति मनुष्य के लिए उपलब्ध कराती है। इसमें अपनी सभी भौतिक विशेषताओं और प्राकृतिक स्रोतों जैसे भूमि का वितरण तथा पानी, पहाड़ी मैदान, खनिज एवं पेड़ पौधे, पशु तथा जलवायु और अंतरिक्षीय शक्तियों सहित जो पृथ्वी पर अपना असर डालती और मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, भूमि की सतह आती है। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं, समूहों, संरचनाओं, प्रथाओं, रूढ़ियों, संस्थाओं, विश्वासों और संस्कृति का अध्ययन किया जाता है। इन दोनों विज्ञानों में पारस्परिक निर्भरता काफ़ी पाई जाती है। भौगोलिक पर्यावरण और परिस्थितियाँ समाज और सामाजिक जीवन को विभिन्न रूपों में प्रभावित करती हैं। भौगोलिक पर्यावरण और जो परिस्थितियाँ है ना, वो समाज और सामाजिक जीवन को अलग अलग रूपों में प्रभावित करती है। भौगोलिक पर्यावरण का व्यक्तियों के रहन सहन पर, खान पान, वेशभूषा, बोलचाल, रीति रिवाज, विश्वास, संस्कृति आदि पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। अलग अलग क्षेत्रों में इन सब में पाई जाने वाली भिन्नता का कारण प्राकृतिक पर्यावरण और भौगोलिक परिस्थितियों का अंतर ही है। समाजशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन किए जाने वाले रीति रिवाजों, प्रथाओं, रूढ़ियों, विश्वासों, धर्म एवं संस्कृति आदि को समझने के लिए भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण को समझना जरूरी है। कुछ भूगोल शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों की तो यहाँ तक मानना है या मान्यता है क्या कि भौगोलिक पर्यावरण ही समाज के आकार एवं स्वरूप को निर्धारित करता है, यानी तय करता है। भौगोलिक पर्यावरण के सामाजिक जीवन पर व्यापक प्रभाव के कारण ही वर्तमान में समाजशास्त्र में भौगोलिक संप्रदाय का विकास हुआ है। अपनी विषय सामग्री को समझने की दृष्टि से समाजशास्त्री के लिए भौगोलिक पर्यावरण की जानकारी आवश्यक है। इसके बिना वह सामाजिक परिस्थितियों को ठीक ढंग से नहीं समझ सकता। भूगोल पर समाजशास्त्र का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है, और यही कारण है कि भूगोल की एक नई शाखा मानव भूगोल का विकास हो पाया है। इसका कार्य प्राकृतिक परिस्थितियों एवं मानवीय व्यवहारों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों को जानना होता है। किस किस के बीच? प्राकृतिक परिस्थिति और मानवीय व्यवहारों के बीच के संबंधों को जानने के बारे में। समाज, सामाजिक जीवन और संस्थाओं संबंधी अपने विशेष ज्ञान के आधार पर समाजशास्त्र भूगोल को मानव समाज के लिए अधिक लाभकारी बनाता है। समाजशास्त्र क्या बनाता है? भूगोल को समाज के लिए अधिक लाभकारी बनाता है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि दोनों विज्ञानों में निकट का संबंध है और पारस्परिक निर्भरता भी देखने को मिलती है। तो ये तो हो गया समाजशास्त्र और भूगोल के संबंध के बारे में। चलो संबंध के साथ
इनके अंतर के बारे में जान लेते हैं। तो पहला अंतर इस प्रकार है कि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जबकि भूगोल में प्राकृतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा अंतर है समाजशास्त्र की विषय सामग्री, जैसा कि आप जानते हैं, समाज है, जबकि भूगोल की भौगोलिक परिस्थितियाँ है। तीसरा अंतर है समाज के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के कारण समाजशास्त्र का क्षेत्र भूगोल की तुलना में व्यापक है, बड़ा है, विस्तृत है, कैसे ही कह लो। एक और आखिरी अंतर है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति भूगोल की अध्ययन पद्धति से भिन्न है, अलग है। चलो, इसके अलावा दूसरा जो सब टॉपिक रहेगा अपना वो है समाजशास्त्र और अपराध शास्त्र में संबंध एवं अंतर। चलो आइए इसके बारे में और जान लेते हैं। अपराध शास्त्र के अंतर्गत अपराध का अध्ययन किया जाता है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जबकि समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का अध्ययन किया जाता है। अपराध और समाज इतने घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि इन दोनों का अध्ययन करने वाले विषयों अपराध शास्त्र और समाजशास्त्र में निकट का संबंध होना स्वाभाविक है। जब इन दोनों में आपसी संबंध बहुत घनिष्ठ है तो इन दोनों विषयों में भी घनिष्ठ संबंध होना सिंपल सी बात है। अपराध शास्त्र में सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही अपराध का अध्ययन किया जाता है और इन परिस्थितियों का ज्ञान समाजशास्त्र से ही प्राप्त होता है। अब तो यह सिद्ध हो चुका है कि अपराधी जन्मजात नहीं होते, वे तो सामाजिक पर्यावरण की देन होते हैं। यानी कि अपराधी परिस्थितियों के कारण बनते हैं, ना कि वो जन्म से अपराधी के रूप में पैदा होते हैं। अपराधी व्यवहार को जानने तथा इनके पीछे छिपे कारणों का पता लगाने की दृष्टि से यह जरूरी है कि समाज की प्रकृति को समझा जाए और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त किया जाए। दो बातें ज़रूरी है, समाज की प्रकृति को भी समझना ज़रूरी है और सामाजिक परिस्थितियों का ज्ञान प्राप्त करना भी ज़रूरी है। इसके लिए अपराध शास्त्र को समाजशास्त्र पर निर्भर रहना पड़ता है, यह पड़ेगा, कैसे ही समझ लो। अपराध शास्त्र प्रमुखतः राज्य के कानूनों का उल्लंघन है, उन्हें तोड़ना है। सॉरी, अपराध शास्त्र नहीं, अपराध जो होता है, जैसा कि आप जानते हो, राज्य के कानूनों का उल्लंघन करना या उनको तोड़ना ही अपराध कहलाता है। इसको अलग शब्दों में ऐसे कह सकते हैं, कानून विरोधी कार्य को ही अपराध कहा जाता है। अपराध शास्त्र इन आपराधिक कानूनों का अध्ययन भी करता है, लेकिन इन कानूनों को समझने के लिए हमें समाजशास्त्र में अध्ययन की जाने वाली प्रथाओं, रूढ़ियों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का अध्ययन करना होगा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो कानूनों का निर्माण सरकार द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही समाजशास्त्र यह भी बताता है कि जो कानून प्रथा के विपरीत होंगे उनके उल्लंघन की संभावना ज़्यादा रहेगी। इसकी वजह आप जान सकते हो कि क्योंकि लोग लंबे समय से जिस ढंग से कोई काम को करते आ रहे हैं, तो सरकार मान लो उस काम पर रोक लगा दे या अलग तरीके से करने के लिए कहे, तो वो लोगों के लिए मुश्किल होता है। इस प्रकार अपराध एवं अपराधी कानूनों के संबंध में काफ़ी मात्रा में आवश्यक जानकारी हमें समाजशास्त्र से मिलती है। समाजशास्त्र ने तो न्यायशास्त्र एवं दंडशास्त्र को भी प्रभावित किया है। अपराधी के दंड का निर्धारण और उसे दंडित करने के संबंध में समाजशास्त्रीय ज्ञान का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अपराधी के प्रति मानवतावादी दृष्टिकोण को अपनाकर उसके सुधार का प्रयास वास्तव में न्यायशास्त्र की देन है। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। इसके अलावा इन दोनों के अंतर के बारे में भी जानते हैं। तो पहला अंतर है
समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, सामाजिक प्रक्रियाओं और सामाजिक व्यवहारों का अध्ययन है, जबकि अपराध शास्त्र केवल अपराध और अपराधी व्यवहार का अध्ययन है। दूसरा अंतर है, समाजशास्त्र का क्षेत्र इस मायने में व्यापक है कि इसके द्वारा संपूर्ण समाज का सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि अपराध शास्त्र में केवल एक पहलू, कौन सा? अपराधी व्यवहार, उसका अध्ययन किया जाता है। तो इसमें एक बात क्लियर हो जाती है कि अपराध शास्त्र का क्षेत्र समाजशास्त्र की तुलना में सीमित है। एक और आखिरी अंतर इन दोनों में जो है वो है, समाजशास्त्र एक विशुद्ध एवं सैद्धांतिक विज्ञान है। यह क्या है का वर्णन करता है, न कि क्या होना चाहिएगा। अपराध शास्त्र अपराध से संबंधित तथ्यों का पता लगाने और कारणों को मालूम करने का प्रयास करता है, परंतु साथ ही यह क्या होना चाहिए का अध्ययन भी करता है, जबकि समाजशास्त्र क्या होना चाहिए का अध्ययन नहीं करता है, वो केवल क्या है का अध्ययन करता है। अपराध शास्त्र का उद्देश्य अपराधी व्यवहार या कानूनों के उल्लंघन को रोकना तथा अपराधी को सुधारना है। इस दृष्टि से अपराध शास्त्र एक कैसा विज्ञान हो गया? आदर्शात्मक विज्ञान हो गया। इसी क्रम में एक और तीसरा जो बिंदु अपना आज का आखिरी है वो इस प्रकार है, सभी सामाजिक विज्ञान एक दूसरे के पूरक है। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं, इसके बाद ये टॉपिक कह लो नहीं, अध्याय पूरा हो जाएगा। तो अभी तक अपन ने समाजशास्त्र का अन्य कई सामाजिक विज्ञानों के बारे में संबंध एवं अंतर को जाना। तो इस सब से यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र और अन्य सामाजिक विज्ञानों के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। ये सभी विज्ञान एक दूसरे के क्या है? पूरक है और आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। समाज एक समग्रता है और इसी कारण जीवन के विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में समाज के विभिन्न पक्षों या पहलुओं का अध्ययन करने वाले सामाजिक विज्ञानों को एक दूसरे से पूरी तरह अलग करना संभव नहीं है, यानी कि उन सबको एक दूसरे से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते। वो किसी न किसी रूप में आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे की मदद करते हैं और ये आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान भी करते हैं। एक का ज्ञान दूसरे विषय को समझने में मदद करता है, एक दूसरे से काफ़ी कुछ मदद लेते देते हैं, क्योंकि इन सब का उद्देश्य क्या है? इन सब का प्रमुख उद्देश्य है समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए उसे समग्र रूप में या संपूर्णता में समझना है। इसलिए ये सभी आपस में एक दूसरे की जितनी हो सके हेल्प करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और इनको एक दूसरे से पूरी तरह अलग नहीं किया जा सकता। अब तो इन विज्ञानों के बढ़ते हुए पारस्परिक संबंधों के कारण ही विभिन्न विषयों के अध्ययन में अंतरशास्त्रीय उपागम पद्धति का प्रयोग किया जाने लगा है। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों की विषय वस्तु में बहुत कुछ समानता होते हुए भी इनके अध्ययन के दृष्टिकोणों में भिन्नता पाई जाती है। यानी कि इनकी विषय वस्तु में तो काफ़ी कुछ समानता पाई जाती है, लेकिन अध्ययन का दृष्टिकोण होता है वो हर किसी सामाजिक विज्ञान का पूरी तरह भिन्न होता है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और राजनीतिक शास्त्री जो है वो निर्धनता, बेकारी, ग्रामीण पुनर्निर्माण, नियोजित सामाजिक परिवर्तन, पंचवर्षीय योजना, विकास कार्यक्रम जैसे समन्वित ग्रामीण कार्यक्रम, इसको इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं IRDP। दूसरा हो गया स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आदि का सामान्य रूप से अध्ययन करते हैं, परंतु
प्रत्येक विषय से संबंधित समाज वैज्ञानिक का दृष्टिकोण अन्य विषयों के समाज वैज्ञानिकों से अलग होता है। अर्थशास्त्री उपयुक्त बातों अथवा समस्याओं का अध्ययन किस दृष्टिकोण से करेगा? आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा, जबकि समाजशास्त्री समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से करेगा और राजनीति शास्त्री राजनीति शास्त्रीय दृष्टिकोण से करेगा। अर्थशास्त्री बेकारी या निर्धनता पर विशुद्ध आर्थिक दृष्टिकोण से विचार करेगा, जबकि समाजशास्त्री उसी बेकारी या निर्धनता के आर्थिक कारकों एवं परिणामों के अलावा सामाजिक कारकों पर विचार करेगा और साथ ही यह बताने की कोशिश भी करेगा कि इन समस्याओं के बने रहने से सामाजिक विघटन को किस प्रकार प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि समाज में यदि ये जो समस्याएं बनी रहेगी, जिनका अध्ययन की अर्थशास्त्र भी करता है लेकिन उसका अलग दृष्टिकोण है, जो कि समाजशास्त्र का कहना है कि यदि ये समस्याएं बनी रहेंगी तो इससे सामाजिक विघटन किस कदर बढ़ेगा। राजनीति शास्त्र इनका अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा कि यह समस्या जनसाधारण को कहाँ तक प्रभावित करती है, इनका मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या यह सरकार के पतन का कारण बन सकती है। इनको हल करना राज्य या कल्याणकारी सरकार का प्रमुख दायित्व भी है। अर्थशास्त्री और राजनीति शास्त्री अब यह महसूस करने लगे हैं कि लोगों के विकास की अच्छी से अच्छी योजना उस समय तक हल नहीं हो सकती जब तक कि उसको बनाने और लागू करने में लोगों का सक्रिय सहयोग प्राप्त नहीं कर लिया जाता, और साथ ही जब तक मानवीय कारकों अर्थात लोगों की प्रथाओं, परंपराओं, संस्थाओं, विश्वासों और संस्कृति का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सभी सामाजिक विज्ञानों की अपनी अपनी पृथक स्वतंत्र सत्ता है, यद्यपि ये एक दूसरे के पूरक है और इनमें काफ़ी आदान प्रदान होता है। तो बच्चों, इस प्रकार अपना ये पहला अध्याय आज पूरा हो जाता है। अगला अध्याय लेके मैं आता हूँ फिर। धन्यवाद।